नमस्कार दोस्तों, हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 16वीं वीडियो है। अगर आप हिंदी के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया? तो पहले जान लेते हैं कि सार्वभौमिक व्याकरण क्या होता है। तो जिस प्रकार से हम लोग हिंदी में संज्ञा पढ़ते हैं उसी प्रकार से इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हिंदी में हम लोग विशेषण पढ़ते हैं उसी प्रकार से अंग्रेजी में हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं। मतलब कि जो ग्रामर आप एक भाषा में पढ़ रहे हैं वही ग्रामर दूसरी भाषा में भी होता है, बस नाम अलग हो जाता है। इसे ही सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं और ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे जन्म से ही एक LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, जो कि उनको कोई भी लैंग्वेज को अर्जित करने में मदद करती है, मदर टंग को अर्जित करने में मदद करती है और दूसरी भाषाओं को सीखने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि दूसरी भाषाओं और बच्चे का जो मदर टंग है उनमें जो व्याकरण है वो लगभग समान होता है। इसीलिए सार्वभौमिक व्याकरण कहा जाता है कि किसी भी भाषा की बात करें व्याकरण लगभग समान होता है। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र किसे कहते हैं? विकास का निकटस्थ क्षेत्र, इसे हम लोग ZPD कहते हैं, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका ये शब्द जो है वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। उन्होंने ये बताया था कि बच्चा अपने प्रयास से मान लीजिए यहाँ तक पहुँच चुका है, अपने खुद के प्रयास से बच्चा यहाँ तक पहुँच चुका है, लेकिन उसका लक्ष्य ये है, लेकिन उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुँचे, यानी प्रयास करने के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो अगर उसको बाहर से कोई मदद दी जाए, कोई बाहर से हेल्प दी जाए, तो जिसकी मदद से वह इस लक्ष्य तक पहुँच जा रहा है, तो अपने मदद से, खुद के प्रयास से बच्चा जहां तक पहुंचा था और दूसरे के हेल्प की वजह से बच्चा जहां तक पहुंच गया है, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर हिंदी में विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी बच्चा अपने प्रयास से यहां तक पहुंचा था और दूसरे की हेल्प की वजह से बच्चा जहां तक पहुंच गया है उसके बीच के एरिया को, उसके बीच के क्षेत्र को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 में इसी की बात की गई है। बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर ही, यानी उनके बीच का जो पूरा एरिया था, जो जोन था, उसे ही निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना एक महत्वपूर्ण किसका घटक है? ध्यान से समझिएगा, मौखिक भाषा का विकास करना है, मौखिक भाषा का विकास करना है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढिएगा। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, कहा जा रहा है कि प्रक्रिया लेखन उपागम। तो यहां पर मौखिक भाषा यानी कि एक तरीके से कम्युनिकेशन की बात की जा रही थी, वर्बल कम्युनिकेशन की बात की जा रही थी, मौखिक भाषा की बात की जा रही थी। तो इसमें लिखना कहां से आ गया? तो लेखन तो हमारा उत्तर होगा नहीं। इसी प्रकार से देखिए पठन की बात की गई है, पढ़ना भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार से तीसरे विकल्प में देखिए लेखन की बात की गई, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, प्रारंभिक साक्षरता। प्रारंभिक साक्षरता क्या कहता है कि बच्चे प्रारंभिक साक्षरता ये कहता है, यानी इमर्जेंट लिटरेसी अंग्रेजी में कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा अपनी भाषा का प्रयोग करके उसका प्रयोग कर पाए मौखिक तौर पर, ये होता है प्रारंभिक साक्षरता। और साथ ही साथ वो बेसिक जो न्यूमेरेसी होती है, यानी गणितों के जो अंक होते हैं, गणित के जो अंक होते हैं, उन अंकों के बारे में बेसिक नॉलेज रख पाए, ये प्रारंभिक साक्षरता होती है। तो इसमें ही मौखिक भाषा को विकसित करने के लिए उनसे बातचीत करना एक तरीके से प्रारंभिक साक्षरता का एक महत्वपूर्ण घटक है। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? शब्द संपदा यानी कि वोकैबुलरी की बात की जा रही है, शब्दों के निर्माण की बात की जा रही है, कौन सा रणनीति नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहला विकल्प दिया गया संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, यानी कि कोई शब्द है उसको कॉन्टेक्स्ट में उसका अर्थ क्या है। जैसे कि क्या होता है, कई बार हम लोग लेख पढ़े होते हैं, इंग्लिश में एक पैराग्राफ पढ़े होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता है, लेकिन उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, उस पूरे संदर्भ में उस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, ये अनुमान लगाते हैं हम लोग और इसे परिभाषित करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब उस शब्द का अर्थ हम लोग अनुमान लगा लेते हैं तो उसके बाद से वो हमें पता चल जाता है, यानी वो हमारे वोकैबुलरी में आ जाता है, यानी शब्द निर्माण हम लोग कर लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, वर्णों की रूपरेखा बनाना। वर्णों की रूपरेखा बनाना यानी कि जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एक वर्ड लिखता हूं कैट।
कैट लिख रहा हूं तो यहां पर वर्ण क्या है, इसके अल्फाबेट को ही तो वर्ण बोलते हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण बोली जाती है या फिर ध्वनि बोली जाती है या फिर अंग्रेजी में इसे ही अल्फाबेट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये शब्द अगर मैं कैट लिख रहा हूं, कैट का निर्माण कैसे हुआ है, वर्णों से ही तो मिलकर के हुआ है, यानी कौन कौन से वर्ण इसमें मिलेंगे उसी की रूपरेखा की बात की जा रही है। तो ये भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है शब्द निर्माण से, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शब्द के भागों का विश्लेषण करना, बिल्कुल सही बात है। शब्द के भागों का विश्लेषण करना यानी कि कोई पर्टिकुलर एक शब्द है, कैट हो गया, तो ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, इस प्रकार से चीजों का एनालाइज करना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उस सेंस में ये कहा गया है। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें संबद्धता स्थापित करने की, संबद्धता स्थापित करने के, तो ये शब्द संपदा निर्माण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेखन क्या है। तो देखिए, भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उसी में से लिखने की बात की जा रही है कि ये क्या है। तो भाषा के जो चारों कौशल हैं उनको 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, पहला प्रोडक्टिव स्किल और दूसरा रिसेप्टिव स्किल। प्रोडक्टिव यानी प्रोड्यूस करना। अब भाषा को किस प्रकार से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा नीरज, तो ये मैं भाषा को प्रोड्यूस कर रहा हूं, भाषा को एक तरीके से उत्पादन कर रहा हूं भाषा का। या फिर अगर मैं बोल रहा हूं तो बोलने से भी भाषा निकल रही है। आप अपने स्क्रीन पर मेरे द्वारा लिखे जा रहे शब्दों को देख रहे हैं, तो आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं इस शब्द को। और अगर मेरे द्वारा बोली जा रही भाषा को आप सुन रहे हैं तो आप इस भाषा को रिसीव कर रहे हैं। तो जो सुनना होता है और जो पढ़ना होता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर अभी नीरज पढ़ रहे होंगे, तो जो स्क्रीन पर आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो उस समय आप भाषा को रिसीव कर रहे हैं, ना कि प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए, प्रोडक्टिव स्किल में क्या क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव यानी किस प्रकार से भाषा को प्रोड्यूस किया जा सकता है, या तो बोल करके या तो लिख करके। तो यहां पर लिखना क्या है, ये प्रोडक्टिव स्किल है, और प्रोडक्टिव को ही हिंदी में उत्पादक कौशल बोला जाता है, प्रोडक्टिव स्किल को। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्या हो सकता है। विशिष्ट, विधातक, सीमित। देखिए, जिस भी वर्ड में, जिस भी विकल्प में सीमित करने की बात की जाए वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, तीसरा देखिए, एक ग्रहणशील। ग्रहणशील का मतलब क्या होता है, रिसेप्टिव, ग्रहण करना, रिसीव करना। तो ये रिसेप्टिव स्किल नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक रैखिक प्रक्रिया, तो लिखना एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। ध्यान से समझिएगा, हमसे क्या बोला जा रहा है कि इसे इंग्लिश में प्रिंट रिच इन्वायरमेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, आप प्राइमरी स्कूल में जाएंगे या फिर अपर प्राइमरी में जाएंगे, सरकारी चाहे प्राइवेट में चले जाइए, विद्यालय के बाहर के बाउंड्रीज पर ही आपको विभिन्न प्रकार के कार्टून्स, विभिन्न प्रकार के अल्फाबेट्स, विभिन्न प्रकार के इमेजेस देखने को मिल जाते हैं। और बच्चों की कक्षा में भी विभिन्न प्रकार के पोस्टर्स लगे होते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्टून्स बने होते हैं, अल्फाबेट्स, और ये सभी चीजें लिखी रहती हैं। इसी को ही हम लोग प्रिंट रिच इन्वायरमेंट बोलते हैं। यानी बच्चे जो कुछ भी अपने परिवेश में देख रहे हैं, उन परिवेश में देख रहे चीजों के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में चिंतन करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे के दीवार पर, रूम में या फिर बाउंड्री पर ही कैट का एक चित्र बना है और उसके आगे कैट लिखा हुआ है, बच्चे के आगे दीवार पर डॉग का चित्र बना हुआ है और उसके आगे डी लिखा हुआ है। अब बच्चा इस कैट को देख करके, कैट तो बच्चा अपने परिवेश में देखा हुआ है, इस परिवेश में देखे हुए चीज को वो सी अल्फाबेट से कोरिलेट कर रहा है, डॉग को देख करके वो डी अल्फाबेट से कोरिलेट कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं बच्चा अपने परिवेश से जोड़ते हुए इन अल्फाबेट्स, इन शब्दों के बारे में सीख रहा होता है प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के माध्यम से। ठीक है, यही होता है प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, यानी कि ये सीधे तौर पर बच्चे के संज्ञान से जुड़ा हुआ है। चलिए, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। कहा जा रहा है कि ये प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का निर्माण करने में कौन सा सहायता नहीं करता है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, यानी कि चार्ट पेपर लगाना, ये सभी प्रिंट रिच का पार्ट है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, कक्षा के पठन कोना सृजित करना। मैं आपसे क्या बोला था कि ये बच्चों के संज्ञान से जुड़ा हुआ है, बच्चों के संज्ञान से जुड़ा हुआ है, और पठन कोना जो होता है इससे भी बच्चों के संज्ञान से ये जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि आपको देखिए, 2 विकल्प आपको ऐसा मिलेगा जो कि बिल्कुल आपको लगेगा कि हो ही नहीं सकता। एक बार मैं आगे के विकल्प पर डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद फिर से डिटेल में चर्चा करेंगे। तीसरा देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना। बिल्कुल सही बात है, जो कुछ भी बच्चे ने बनाया है, अपने हाथ से बनाया है, कुछ मॉडल हो सकता है, कुछ ये चीज हो सकती है जो कि बच्चे खुद से बनाए हैं, उनको प्रदर्शित करना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कई बार आप लोग चार्ट पेपर पर कुछ बच्चा कुछ अच्छा बना करके ले जाता है तो उसको कक्षा में टांग दिया जाता है। तो यही बात बोला जा रहा है, प्रदर्शित करना। तो ये भी प्रिंट रिच इन्वायरमेंट
को क्रिएट करेगा, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथे विकल्प की बात कर लें, कक्षा में खिलौनों का कोना होना। देखिए चौथा और दूसरा विकल्प दोनों में आपको संदेह हो सकता है। पठन कोना में कोई भी प्रिंट रिच वाला आपको लग रहा होगा कि इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये सीधे तौर पर संज्ञान से जुड़ा था, बच्चों के पढ़ने से जुड़ा हुआ था। लेकिन चौथा विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है ना, क्योंकि ये देखिए ना, बच्चों के खिलौने की बात की जा रही है। तो बच्चे जब खिलौने से खेलते हैं, दौड़ भाग करते हैं, तो इससे बच्चे के शारीरिक विकास को जोड़ करके देखा जाता है। और जो बच्चे का प्रिंट रिच इन्वायरमेंट है, ये बच्चे के संज्ञान के लिए होता है, इसलिए ये बिल्कुल पॉजिटिव माना गया था पठन कोना वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और जो खिलौने का कोना होना है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है, संज्ञानात्मक विकास से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के तौर पर इसे नहीं देखा जाएगा। विकल्प नंबर 4 यहां पर नेगेटिव था, और चूंकि नेगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया था, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा अधिगम में बोधगम में निवेश का क्या अर्थ है? बोधगम में निवेश, देखिए क्रैशन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि बच्चे किस प्रकार से जो दूसरी भाषा है, जो टारगेट लैंग्वेज है, जो सेकेंड लैंग्वेज है, उसको भी अर्जित कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए थे, जिसमें एक हाइपोथेसिस इनपुट हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, जिसे बोधगम में निवेश कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसमें उन्होंने ये बताया था कि बच्चे का जो मानसिक स्तर है, मान लीजिए बच्चे का मानसिक स्तर इतना है, तो बच्चे को उसके मानसिक स्तर से थोड़ा सा ऊंचा बताना होगा, थोड़ा सा ऊपर बताना होगा, एक स्तर ऊपर बताना होगा, तभी बच्चे कुछ नया सीखेंगे। आप इसको इस प्रकार से भी जोड़ करके देख सकते हैं, जो MKO टर्म दिया था ले वाइगोस्की ने, इसमें उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी एक ऐसा पर्सन, MKO का फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि मोर नॉलेजेबल, यानी कि जो थोड़ा बहुत भी बच्चे से ज्यादा जानता है, वो बच्चे के संज्ञान में वृद्धि कर सकता है। जाहिर सी बात है, आप का जो सहपाठी है आपके बराबर जान रहा है, तो आप उसे कम्युनिकेट करेंगे तो कुछ भी नया नहीं सीखेंगे। लेकिन आपका सहपाठी अगर आपसे ज्यादा जान रहा है, तो आप उससे जब कम्युनिकेट करेंगे, कुछ से बातचीत करेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ नए शब्दों के बारे में आप सीख सकते हैं। वही बात यहां पर भी है। क्रैशन ने कहा था कि जो I+1, I क्या हो गया? बच्चे का मेंटल स्टेज, और उससे एक स्तर ऊपर, बच्चे का मानसिक स्तर मान लीजिए इतना है, तो उससे एक स्तर ऊपर बताने की बात की जाती है। इसे ही बोधगम में निवेश कहा था क्रैशन ने। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में इसी की बात की गई है, बच्चों को ऐसी भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। समग्र भाषा उपागम क्या होता है? ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें टोटल लैंग्वेज को, यानी कि संपूर्ण भाषा को एक तौर पर देखने की बात की जाती है। जैसे देखिए भाषा को किस प्रकार से सीखा जा सकता है। देखिए एक तो ये हो सकता है कि ग्रामर के नियमों के अंतर्गत हम लोग पहले बच्चे को अल्फ़ाबेट ABCD सिखाएं, उसके बाद से इन अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर के बच्चों को वर्ड्स सिखाएं कि C, A और T 3 अल्फ़ाबेट मिलकर के यहाँ पर कैट एक नया शब्द बन गया। ये क्या होता है? नीचे से हम लोग चल रहे हैं, तो ये समग्र भाषा उपागम नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? क्योंकि समग्र भाषा उपागम में टोटल लैंग्वेज को, पूरी भाषा को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने की बात की जाती है। ये भाषा की इकाई है, सबसे छोटी इकाई वर्ण को बोला जाता है, ध्वनि को बोला जाता है, अल्फाबेट को बोला जाता है। तो समग्र भाषा उपागम में टोटल लैंग्वेज यानी पूरी भाषा को एक नजरिए से, एक रूप में देखने की बात की जाती है, ना कि तोड़ करके वर्णों में रिप्रेजेंट करने की बात नहीं की जाती है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, आप समग्र भाषा उपागम को इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड में क्या होता था कि बच्चे को जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सिखाने के लिए बच्चे को उस टारगेट लैंग्वेज का ही इन्वायरमेंट दे दिया जाता था। जैसे CBSE बोर्ड के बच्चे कैसे इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं जल्दी, उनको इन्वायरमेंट ही ये दे दिया जाता है कि आप टीचर से बात करना चाहते हैं, या फिर सहपाठी से बात करना चाहते हैं, या फिर कक्षा में कोई भी इंटरेक्शन करना चाहते हैं, आपको टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश में ही बात करना होगा। माहौल ही उसको इस प्रकार से दे दिया गया कि वो उस लैंग्वेज को बोलते बोलते अर्जित कर लेता है। तो ये एक तरीके से समग्र भाषा उपागम के तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें बच्चे को कोई भी अल्फाबेट नहीं सिखाया गया, कोई भी इस प्रकार की चीजें भाषा की छोटी इकाई से नहीं शुरू किया गया, बल्कि टोटल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने की बात करता है समग्र भाषा उपागम। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए, पहला विकल्प दिया गया, समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों का प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि भाषा उपागम बच्चे की बनाई गई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। अब बच्चों की बनाई गई वर्तनी क्या होता है? जैसे कि यहां पर मान लीजिए मैं नीरज लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने नीरज लिखा, तो ये इसका वर्तनी बोला जाएगा, यानी कि अल्फाबेट्स को, यानी कि जो एक तरीके से वर्ण है उनको मिला करके शब्द बनाने की बात की जा रही है, इसके लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, समग्र भाषा उपागम बच्चे के पढ़ना सिखाने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। देखिए ये निगेटिव है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्णों से जब बच्चा शुरू करेगा तो वो निगेटिव होगा। ठीक है, यहां पर बच्चा शब्द से शुरू करता है या फिर वाक्य से शुरू करता है, इस सेंस में आप देख सकते हैं।
जो समग्र भाषा उपागम होता है, इस सेंस में आप देख सकते हैं कि जो सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, जैसे कि नीरज कैसे लिखा गया, नौ पहले लिखा गया, इस पर बड़ी ई की मात्रा लगी, फिर र होगा, फिर ज होगा, तो ये इनके वर्ण हैं, ये इनके वर्ण हैं। तो वर्णों से शुरुआत ना करके शब्दों से, वाक्यों से और पूरी लैंग्वेज से ये शुरुआत करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर वर्णों की बात कर रहा था, ध्वनियों की बात कर रहा था, अल्फाबेट्स की बात कर रहा था, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। रचनावाद का मतलब क्या होगा कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको सीबीएसई बोर्ड का एग्जांपल दिया, तो बच्चे उस भाषा को खुद से प्रयोग कर करके, खुद से उसका अर्थ समझ करके, खुद से अपने भाषा का निर्माण कर रहे हैं। इसी को तो रचनावाद बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ए और सी सही है और बी गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, ए तथा सी सही है और बी गलत है। देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। समग्र भाषा का उपागम का मतलब यह होता है कि आप भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण या फिर ध्वनि से शुरू नहीं करेंगे, शब्दों से, वाक्यों से और एक तरीके से टोटल लैंग्वेज से, यानी पूरी लैंग्वेज को एक नजरिए से आप देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है। बारीकी से पढ़ना यानी किसी सूचना को ढूंढना। जैसे कि इंग्लिश के पेडागोजी में आपने स्कैनिंग एक वर्ड सुना होगा। स्कैनिंग में क्या होता था कि पर्टिकुलर किसी लेख में से कुछ वर्ड्स को हम लोग छांटने की बात कर रहे थे। तो जहां पर भी ढूंढने की बात आएगी, जहां पर भी कुछ सर्च करने की बात आएगी, उसे ही हम लोग बारीकी से पठन कहते हैं। विशिष्ट सूचना को ढूंढना, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन की बात की जा रही है और शब्द संपदा यानी कि वोकैबुलरी के निर्माण की बात की जा रही है। चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि सरसरी तौर पर पढ़ना। तो सरसरी तौर पर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? किसी चीज का एक तरीके से जो फाइनल, एक तरीके से जो उसका थीम है वो समझने के लिए। जैसे कि पेपर में देखिए, पेपर में क्या होता है कि हम लोग पूरा लेख नहीं पढ़ रहे होते हैं। पेपर के इस कोने पर आपको मेन यहाँ पर इसका आइडिया लिखा गया रहता है कि लेख किस बारे में है, या फिर मेन पॉइंट्स लिखे रहते हैं। तो सबसे पहले हमारी निगाह इसी पर जाती है कि आखिर ये घटना क्या है। यानी हम सरसरी तौर पर उस लेख को पढ़ रहे हैं ताकि इसका पूरा थीम समझ जाए, तुरंत समझ जाए। ठीक है, तो इसमें ना तो उच्चारण होता है और ना ही शब्द संपदा का निर्माण होता है, क्योंकि हम लोग मेन थीम की केवल बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना ये सीमित करता है आपको उस पाठ तक ही। तो जब भी हम उच्चारण की बात कर रहे हैं तो आप अपने मौलिक विचारों को एक्सप्रेस करते हुए उच्चारण नहीं सीख रहे हैं, बल्कि आप सीमित हो गए हैं पाठ्य पुस्तक पर ही, कि उसमें जितने शब्द होंगे उसी तक ही आप सीमित होंगे। तो ये सीमित होने का एक तरीके से सिंबल है। इस वजह से सीमित होना हमेशा नेगेटिव होता है। पहला देखिए, मौन पठन। मौन पठन में तो बच्चा बिना बोले ही पढ़ता है, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन कहाँ आएगा? प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण तो तब आएगा ना जब बच्चा बोलेगा शब्दों को, और मौन पठन में शब्दों को बोला नहीं जाता है, तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन। सस्वर वाचन यानी बोल बोलकर पढ़ना, और बोल बोलकर पढ़ने में उच्चारण आएगा और शब्द संपदा निर्माण भी यहां पर होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।